नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई प्रगति की 53वीं बैठक। 9 राज्यों में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रोजेक्ट्स की रफ्तार, गुणवत्ता और समय सीमा पर दिया जोर। रक्षाबंधन से पहले आज दिल्ली के हजारों महिलाओं को जारी होगी लक्ष्मी योजना की पहली किस्त। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने मिलेगी 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टोरंटो पहुंची। पहले भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद में करेंगी शिरकत। प्रमुख कंपनियों के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निवेश गोलमेज बैठक में लेंगी हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में आज तेज बारिश का अनुमान। अगले 2 दिन तक दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हॉर्मुज पर ईरान ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच तेहरान में हुई मुलाकात। जहाजों की आसान आवाजाही के लिए अस्थायी मार्ग बनाने और बारूदी सुरंगें हटाने पर जताई सहमति। और खेल की खबरों में भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन आज फॉलोन बचाने के इरादे से उतरेगी श्रीलंका। फॉलोन बचाने के लिए 39 रन की जरूरत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सिवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन सरकार की ऐसी आईसीटी आधारित व्यवस्था है जिसके जरिए बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति और नीतिगत मुद्दों को सीधे समीक्षा की जाती है। बैठक में प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क और बिजली क्षेत्र से जुड़ी 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की है। आपको बता दें कि ये परियोजनाएं 9 राज्यों में फैली हुई हैं और इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। समीक्षा के दौरान परियोजनाओं की समय सीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, लंबित मुद्दों के समाधान और जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अलग अलग हिस्सों में या फिर पैकेज के तौर पर नहीं बल्कि एकीकृत परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी एक हिस्से में काम पूरा होना तभी सार्थक है जब पूरी परियोजना समय पर पूरी होकर लोगों तक उसका लाभ पहुंचाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से एंड टू एंड मॉनिटरिंग और जवाबदेही के साथ काम करने के लिए भी कहा है। बैठक में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टेक की भी समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री ने कृषि डेटा को बेहतर इस्तेमाल करने और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई डिजिटल तकनीकों को कृषि क्षेत्र में अपनाने पर जोर दिया है। इसके अलावा इस बैठक में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा शिक्षा पर जोर दिया। और वहीं रक्षाबंधन से पहले अब आज दिल्ली की हजारों महिलाओं को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को पेंशन के आधिकारिक पत्र सौंपेगी। इसके बाद अगले महीने की 1 तारीख में महिलाओं के खातों में पेंशन की रकम सीधे जमा होनी शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। आज तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लगभग 4,000 महिलाओं को दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल की शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक 9.13 लाख लाभार्थियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 6.52 लाख ने पूर्ण आवेदन जमा कर दिए हैं। लक्ष्मी योजना 2025 के दिल्ली चुनाव में भाजपा का मुख्य चुनावी वादा थी। सरकार ने इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है।
और वहीं देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों को लेकर सरकार लगातार निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने साफ किया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इन्फ्लुएंजा वायरस का मौजूदा प्रसार हाल के सालों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है और वायरस में किसी नए या असामान्य स्ट्रेन का पता नहीं चला है। देश में H1N1 में भी मौसमी बदलाव ही देखने को मिल रहा है और कोई असामान्य अनुवांशिक परिवर्तन सामने नहीं आया। देश में मौसमी सांस संबंधी बीमारियों के रुझानों पर स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और एनसीडीसी एक मजबूत अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से बारीकी से निगरानी कर रहा है। आईसीएमआर के महानिदेशक ने कहा कि लोगों को घबराने या फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। जब आपको खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बुखार या शरीर दुखता है, वो पहले 2-3 दिन जो हैं ज़्यादा लोगों से ना मिलें और रेस्ट करें। और उसको अगर आप मिलें तो थोड़ा सा डिस्टेंस उनसे बना के रखें, लोगों के बहुत पास ना जाएं। यदि खांसी करें या छींकें तो अपने फेस को, अपने मुंह को और नाक को कवर कर लें, जिससे कि ये फैले नहीं। बार बार अपने हाथ धोएं। और बाकी लोग भी जो बीमार नहीं भी हैं, जिनको फ्लू नहीं है, वो भी अपना हाथ दिन में कई बार अगर धोएंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे दूसरे लोगों के से, जिनको जो खांसी आ रही है या जुकाम है या बुखार है, तो वायरस जो है वो कम फैलेगा। किसी भी तरह की इस वक्त चिंता की आवश्यकता नहीं है इस बीमारी की वजह से। ये एक सीजनल बीमारी है, सीजनल फ्लू है और इस वक्त ये मानसून की पीक है। और उसके ऊपर हम लोग आईसीएमआर से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूरी सिचुएशन के ऊपर पूरा ध्यान से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत अमेरिका पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क में 29 अगस्त को आयोजित होने वाले यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में मोहन भागवत मुख्य संबोधन देंगे। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इसी विचार को केंद्र में रखकर आयोजित इस सम्मेलन में एकता, आपसी सम्मान और मानवता के साझा मूल्यों का संदेश दिया जाएगा। इसका संचालन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में सामुदायिक प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य, युवा, उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि मोहन भागवत का संबोधन भारतीय दर्शन, वैश्विक सद्भाव और समाज में सहयोग की भावना पर केंद्रित होगा। न्यूयॉर्क में होने वाले इस विशेष आयोजन पर भारत और अमेरिका दोनों की नजरें टिकी रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में सुधार और देश की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने को लेकर संसद की स्थायी समिति की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जहां शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कई अहम सुझाव रखे। बैठक में एनटीए के सुदृढ़ीकरण से संबंधित संशोधित 382वें प्रतिवेदन के प्रारूप को स्वीकार किया गया। इस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। तो वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंच देने और टॉप्स जैसी योजनाओं का लाभ सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने की जरूरत बताई। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। और इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबिये दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।
PH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों का, जहां ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से मुलाकात की। इस बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित जहाजों की आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए एक रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस संकरे जलमार्ग के दोनों ओर स्थित इन देशों के एक संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रस्तावित रूपरेखा में एक संयुक्त अस्थायी नेविगेशनल कॉरिडोर शामिल है और दोनों देश इस जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बयान में कहा गया कि ईरान और ओमान एक स्थायी शिपिंग कॉरिडोर स्थापित करने और इस जलडमरू मध्य के भविष्य के प्रशासन पर समझौते के लिए तकनीकी बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने से पहले दुनिया के कुल व्यापारिक तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता था। वहीं ईरान और ओमान के इस उभरते समझौते को अमेरिका स्वीकार करेगा या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी लड़ाई का दौर काफी हद तक थम गया है, लेकिन शांति समझौते के लिए कूटनीतिक कोशिशें रुकी हुई हैं और इस जलमार्ग से गुजरना अब भी खतरनाक बना हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर विवाद बढ़ गया है। मंगलवार को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बेटों सुलेमान और कासिम खान ने पिता की स्वतंत्र मेडिकल जांच की मांग की। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से इमरान खान की सेहत का ठोस सबूत देने को कहा। बेटों का आरोप है कि जेल में इमरान खान के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उन्हें अपने निजी डॉक्टर से भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई। दरअसल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को इमरान खान को अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था, लेकिन 21 अगस्त को अधिकारियों ने उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाकर संक्षिप्त जांच कराई और फिर वापस जेल भेज दिया। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। अब फिलहाल उनकी सेहत और मेडिकल जांच को लेकर बढ़ते विवाद के बीच पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी यरूशलेम में UNRWA के कलंदिया ट्रेनिंग सेंटर में इजरायली अधिकारियों की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। UN प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इजरायली सुरक्षा बलों समेत अधिकारियों ने सेंटर में बिना अनुमति प्रवेश किया और परिसर में अनधिकृत काम किया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये केंद्र 70 साल से ज्यादा समय से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक से आने वाले सैकड़ों युवा हर साल मुफ्त में ट्रेनिंग लेते हैं। UN ने आशंका जताई कि इस कार्रवाई से छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। दुजारिक ने कहा कि मई के बाद से ये 5वीं बार है जब इजरायली अधिकारियों ने UNRWA की सुविधाओं में बिना अनुमति के प्रवेश किया इसमें। तो वहीं UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल में से तुरंत हस्तक्षेप रोकने, परिसर खाली करने और उसे संयुक्त रूप से वापस सौंपने की मांग की है। अब बात करते हैं खेल से जुड़ी खबरों की, जहां कोलंबो टेस्ट में भारत के खिलाफ श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, टीम को इसे टालने के लिए आज चौथे दिन 39 रन की जरूरत है। इससे पहले तीसरे दिन श्रीलंका ने भारत के खिलाफ पहली पारी में 265 रन पर 8 विकेट गंवा दिए हैं। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए थे। बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्दी समाप्त हुआ। श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुशा 85 और लाहिरू कुमारा 8 रन पर नाबाद लौटे। 2 मैच की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य कोलंबो टेस्ट को जीत सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने का है। वहीं जम्मू कश्मीर की फेंसिंग ने खेल जगत में नया इतिहास रच दिया है। फेंसर श्रेया गुप्ता ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। तो वहीं विशाल थापड़ ने भी अपनी रैंकिंग के आधार पर भारतीय टीम में जगह बनाकर प्रदेश के लिए दोहरी उपलब्धि हासिल की है। दोनों खिलाड़ी सितंबर 2026 में जापान के आईची नागोया में होने वाले 20वें एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
श्रेया गुप्ता ने इंडिविजुअल और टीम इवेंट, जबकि विशाल थापर ने टीम इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। सालों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के ये दोनों फेंसर अब एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आज का दिन जो है, ये दिन देखने के लिए एक कोच, मैं कोच बोल रहा हूँ, कोच का ख्वाब होता है कि बच्चा ओलंपिक खेले, और ओलंपिक के नज़दीक है एशियन गेम्स। इसकी अगली सीढ़ी ये ओलंपिक है, और वो दिन दूर नहीं होगा कि ये ओलंपिक भी खेलेंगे, पक्का 101%। यहाँ तक हमारे को यकीन है इस बात का। लेकिन मैं विशाल और श्रेया की बात करूँ, विशाल को 20 साल हो गए मेहनत करते हुए। 20 साल से इसने सीढ़ियों से स्टार्ट किया था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी मिला हमको, ये स्पोर्ट्स काउंसिल की देन है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, और कुछ एसोसिएशनों ने हमारा वो जो है हेल्प किया है इसके लिए, ये पिस्टें वगैरह जो है। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प दी है। अभी जो हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह आया है, लेकिन इस इक्विपमेंट से ये विशाल वगैरह नहीं खेल के गए हैं, ये सीढ़ियों से प्रैक्टिस करके एनसीयू में पहुँचे हैं। फेंसर विशाल थापर ने भारतीय फेंसिंग टीम में अपनी जगह बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विशाल थापर से खास बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता रजत वोहरा ने, आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए इतिहास रचने वाले और एशियन गेम्स 2026 में सिलेक्ट होने वाले फेंसर विशाल थापर हम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या कहेंगे, सबसे पहले कैसी फीलिंग है, क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर से कोई फेंसर जो है सिलेक्ट हुआ और एशियन गेम्स तक आप पहुँचे? खुशी तो बहुत है। एक्चुअली मेरे को 20 साल हो गए फेंसिंग करते एमए स्टेडियम में, और जम्मू को रिप्रेजेंट करते 20 साल हो गए अंडर द JNK फेंसिंग एसोसिएशन के अंदर। और मैं ये अब से नहीं, मैं पिछले 2014 से एशियन गेम्स के लिए रेस में भाग रहा हूँ, बट हाँ 2026 में मौका मिला है, तो इट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर फेंसिंग फैमिली ऑल्सो। पहली बार एशियन गेम्स में अगर कोई जा रहा है तो कितनी बड़ी आपके लिए उपलब्धि तो है ही, बट जम्मू कश्मीर के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि से मानते हैं? एशियन गेम्स में पहले फेंसिंग में आई थिंक कोई भी नहीं है अभी तक, तो हमारे सीनियर्स, हमारे कोचेज छोटूलाल सर, हमारे सीनियर आशीष सर, ये सब भी पहले जब प्लेयर थे, इन्होंने भी एशियन गेम्स के ट्रायल्स वायल्स में बहुत बार ये अपेयर हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका स्टूडेंट और आज ये क्वालिफाई कर रहा है, तो जम्मू फेंसिंग के लिए बहुत बड़ी बात है ये। हाल ही में आपने एक वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें भी कई बार आपने पार्टिसिपेट किया गया। अलग अलग कितनी गेम्स आपने खेली और किस तरह की अचीवमेंट? कॉम्पिटिशन्स में पिछले 2020 से कंटिन्यूसली इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करता आ रहा हूँ। वर्ल्ड कप, ग्रैंड प्रिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, और अभी नेक्स्ट मंथ में एशियन गेम्स में जाऊँगा। और था तो टफ बहुत, और इस कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आए, बट हाँ एक बेंचमार्क था वो अचीव करना था। अब क्या टारगेट है और क्या मिशन लेके जा रहे हैं एशियन गेम्स? अभी टारगेट है एशियन गेम्स, तो मिशन हमारा यही है, हर एथलीट का एक मिशन है कि मेडल लेके आएँ। आई होपफुल मेडल आए और मैं जम्मू एंड कश्मीर को प्राउड फील करूँ। तो ये हैं विशाल थापर, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम जो है आज दुनिया में रोशन किया है, और पहली बार जम्मू कश्मीर के फेंसर जो है वो हिस्ट्री लिखते हुए एशियन गेम्स 2026 में रिप्रेजेंट करेंगे। और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा जो सुनहरा पल है वो यहाँ पर ये हिस्ट्री लिखते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ डीडी न्यूज़ के लिए जम्मू से मैं रजत वोहरा। और वहीं एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 खिताब अपने नाम कर लिए। जी हां, प्रतीति बारदोलोई ने इतिहास रचते हुए एशियन जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप अंडर 20 का खिताब अपने नाम कर लिया। मात्र 13 साल 5 महीने की उम्र में प्रतीति ने 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल किए और दूसरे खिलाड़ियों से आधे अंक आगे रहते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं इस शानदार प्रदर्शन के साथ उनकी FIDE रेटिंग भी 2350 के पार पहुंच गई है और वो देश की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली महिला शतरंज खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं। प्रतियोगिता में भारत ने ओपन वर्ग का खिताब भी अपने नाम कर लिया। ओपन वर्ग में ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने खिताबी जीत हासिल की। 9 राउंड के बाद उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए पहला स्थान हासिल किया है। BCCI की वार्षिक आम बैठक 18 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगी। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कल इसकी पुष्टि की है। AGM में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले होने हैं। बैठक के एजेंडे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्रिकेट संघ को BCCI की एसोसिएट सदस्यता देने का प्रस्ताव भी शामिल है। एसोसिएट सदस्य को BCCI में मतदान का अधिकार नहीं होता।
बैठक का एक प्रमुख आकर्षण आईपीएल संचालन समिति के 2 निर्वाचित पदों के लिए चुनाव होगा। इनमें आईपीएल चेयरमैन का पद भी शामिल है। फिलहाल अरुण धूमल आईपीएल संचालन समिति के चेयरमैन हैं और इसके अलावा एजीएम में भारतीय क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि को आईपीएल संचालन समिति में शामिल करने और बीसीसीआई के लोकपाल तथा आचरण अधिकारी की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। और अब बात करते हैं आज के दिन की। आज पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है और इस दिन को ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जा रहा है। श्रीनगर की प्रसिद्ध दरगाह हजरत बल में भी ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया गया। ईद ए मिलाद उन नबी का ये पर्व पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों से लोगों को अवगत कराने का दिन है। इस मौके पर जुलूस निकाले जाते हैं और लोग पैगंबर को याद करते हैं। और ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ईद मुबारक, मिलाद उन नबी की बधाई। मुझे उम्मीद है कि ये मौका हमारे आसपास एकता और खुशियां बढ़ाएगा। दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे। और ईद के साथ साथ आज ओणम का भी पर्व है। विशेष रूप से केरलम में मनाया जाने वाला लोक पर्व नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। मलयालम पंचांग के चिंगम महीने में आने वाला ये 10 दिवसीय उत्सव फसल समृद्धि और राजा महाबली की लोक कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि महाबली अपनी प्रजा से मिलने हर वर्ष लौटते हैं और इसी स्वागत में घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पुक्कलम सजते हैं और उत्सव का रंग गहराता जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम के अवसर पर भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि सभी को ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक शानदार त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और मजबूत करे। ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक जीवंत त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को बढ़ावा दे। मदर टेरेसा एक ऐसा नाम जिसे दुनिया भर में मानव सेवा और करुणा के लिए जाना जाता है। अल्बानियाई मूल की रोमन कैथोलिक नन मदर टेरेसा ने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भारत में उनके सेवा कार्यों ने उन्हें देश और दुनिया में पहचान दिलाई और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न समेत कई बड़े सम्मान मिले। आज मदर टेरेसा की 116वीं जयंती है। आइए इस मौके पर आपको बताते हैं कि उनके जीवन और सेवा के उस सफर के बारे में जिसने उन्हें दुनिया भर में अपनी पहचान दिलाई। आप देखिए ये रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुनिया में जब भी मानव सेवा और करुणा की बात होती है, मदर टेरेसा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे में हुआ था, जो आज नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी है। उनका मूल नाम था एग्नेस गोंझा बोयाजियू। वो अल्बानियाई मूल के एक रोमन कैथोलिक परिवार से थीं। 18 साल की उम्र में उन्होंने धार्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया और आयरलैंड के लोरेटो संस्थान से जुड़ी। इसके बाद उनका सफर भारत पहुंचा। 1929 में वो भारत आईं और कोलकाता के लोरेटो कॉन्वेंट से जुड़ गईं। मई 1931 में पहली धार्मिक प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्होंने सेंट मैरी हाई स्कूल में शिक्षिका के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। करीब 17 साल तक उन्होंने यहाँ पढ़ाया, लेकिन कॉन्वेंट की दीवारों के बाहर गरीबी और बदहाली को देखकर उनके मन पर गहरा असर पड़ा। 1948 में उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कॉन्वेंट स्कूल छोड़कर कोलकाता की गरीब बस्तियों में सबसे जरूरतमंद लोगों के बीच काम करने की अनुमति मिली। इसके बाद उन्होंने गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा शुरू कर दी। मदर टेरेसा का मानना था कि समाज के सबसे कमजोर लोगों की मदद करना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ 7 अक्टूबर 1950 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना हुई। इस संस्था का मकसद गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा करना था। धीरे धीरे उनका काम कोलकाता से निकलकर भारत के दूसरे हिस्सों और फिर दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया। मदर टेरेसा की सफेद साड़ी, नीली किनारी और सेवा का उनका तरीका उनकी पहचान बन गया। उनके सेवा कार्य को भारत और दुनिया भर में सम्मान मिला। 1962 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी साल उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान आया 1979 में, जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया।
नोबेल समिति ने उन्हें गरीबी और पीड़ा के खिलाफ उनके काम के लिए सम्मानित किया। 1980 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा ने पुरस्कार को अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित माना। उनकी पहचान सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं रही, वो लगातार लोगों के बीच काम करती रही। 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनका निधन हुआ। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मदर टेरेसा के निधन के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी के जरिए उनका सेवा कार्य जारी रहा। मदर टेरेसा ने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित किया। आज भी मदर टेरेसा का नाम दुनिया भर में मानव सेवा और करुणा के साथ लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।